हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस फिर से हम एक और सेशन लेके आए हैं आज आपके लिए, आपकी यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पार्ट के लिए। और इन सेशंस में हम रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट 20th ऑफ द सेम सीरीज। तो गाइस बिफोर वी गो एनी फर्दर, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। So guys, before we begin, I would like to inform you about our comprehensive guidebook that we have launched for you. Now, this is a strategic guidebook that can help you prepare for your CSAT in minimum time. So, guys, this guidebook ranges from syllabus to strategy to sources that you can use to prepare for your CSAT part. So, go download this ebook. The link is given in the description of the video and get benefited from it. It's absolutely free of cost, so you can use it and you can see if it helps you or not. So guys, let's come back to the session. So today we will discuss some passages, random passages from the previous year questions, and then I'll give you a homework as well, and you have to give me the answer of that homework in the comment section of the video. But before that, let's start practicing some passages. So first passage, we are given three assumptions. So guys, these assumption and statement based questions are quite tricky because the options that are given, they're very close sometimes, and you tend to get confused. So you have to address these questions very carefully. All right guys, so let's start. All actions to address climate change ultimately involve costs. वो क्या कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए अगर हमें कुछ भी करना है तो उसमें कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं. Funding is vital in order for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects. तो क्या कह रहे हैं कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो फंडिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी कंट्रीज के लिए. तो फंडिंग इज वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स. तभी तो वो कॉस्ट की बात कर रहा है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान्स अगर हमें रन करने हैं तो वी नीड फंडिंग फॉर दैट. द प्रॉब्लम इज मोर सिवियर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. कि प्रॉब्लम ज़्यादा खतरनाक हमारी कंट्रीज के लिए है, which would be one of the hardest hit by climate change given its need to finance development. क्योंकि हमें अभी अपनी डेवलपमेंट को फाइनेंस करना है तो हमें सबसे ज़्यादा इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब पैसा जो है हमारे पास वो हम डेवलपमेंट में लगाएं या क्लाइमेट अडेप्टेशन में लगाएं. तो ये है सबसे बड़ी हमारे सामने जो चॉइस है, जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे सामने. मोस्ट कंट्रीज डू इंडीड ट्रीट क्लाइमेट चेंज एज रियल थ्रेट. कि ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट चेंज को एक रियल थ्रेट की तरह समझती हैं एंड आर स्ट्राइविंग टू एड्रेस इट इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर विद लिमिटेड रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल. कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, ज़्यादातर कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड मैनर में सब साथ मिलके, ठीक है, क्लाइमेट अडेप्टेशन के टुवर्ड्स कुछ स्टेप्स या मेजर्स ले पाएँ. जैसे COP28 है, COP29 है. सो वो यही है, इसी सब के बारे में वो सब आपकी जो एनुअल मीटिंग्स होते हैं वो उसी के लिए होते हैं. तो उसने क्या अजम्पशन दिया गया, इस पढ़ते हैं. क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज कोई चैलेंज नहीं है, नहीं, वो चैलेंज सभी के लिए है. पॉइंट है फंडिंग वाली बात, कि फंडिंग किसके पास है और फंडिंग किसके पास नहीं है टू to take steps and measures to basically ultimately put adaptation and mitigation plans in place. For that we need funding. तो इट्स ऐसा नहीं क्लाइमेट चेंज डेवलप कंट्रीज के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीवन. नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज. यस, ये सही बात है कि कॉम्प्लेक्स जो क्लाइमेट चेंज है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू, क्योंकि उस सब में फंडिंग की इन्वॉल्वमेंट पड़ती है, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, डेवलपमेंट करना है. एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इशू, क्योंकि हमने कहा कि अगर डेवलपमेंट करेंगे तो हमें एडेप्टेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो फंडिंग वाला बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है. एंड थर्ड, वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू enable developing countries to enhance their adaptive capacity. Yes, कि हमें फाइनेंस करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी एडेप्टिव कैपेसिटी को, वो एडेप्टेशन प्लान्स को वो बढ़ा पाएँ. तो ऑप्शन 2 and 3 वर करेक्ट, 1 वाज नॉट वैलिड. सो यस, ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर है. चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं. फिर हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना है हमें इस पैसेज में. तो लेट्स रीड द पैसेज एंड देन विल रीड द इन्फ्रेंस. कुकिंग विद बायोमास एंड कोल, मतलब लकड़ी से या कोयले से आग जलाना, मतलब खाना पकाना. कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ रिकग्नाइज्ड टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स. ज़्यादातर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो
गलत तरीके की कुकिंग से होते हैं, विद विमेन एंड चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशन फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क। और जो गरीब जनसंख्या है, गरीब जो लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बायोमास कुकिंग और कोल बेस्ड कुकिंग की। सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों को है जो गरीब उसमें है। There are more than 10 lakh premature deaths each year from household air pollution due to polluting cooking fuels, with another 1.5 lakh due to their contribution to general outdoor air pollution in the country। उसने बोला कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 10 लाख बच्चे मरते हैं, 10 लाख। और करीबन 1.5 लाख और ऐसे बच्चे मर जाते हैं जो बाहर की एयर पोल्यूशन की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते। सो उसने क्या बोला, ऑल्दो द फ्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूजिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल्स सच एज एलपीजी, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी इज स्लोली राइजिंग। कि हालांकि उसने बोला कि जो लोग ये क्लीन कुकिंग फ्यूल्स यूज करते हैं जैसे एलपीजी, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसका नंबर, इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन द नंबर यूजिंग polluting solid fuels as their primary cooking fuel has remained static for nearly 30 years at about 70 crores। पिछले 30 सालों से लगभग जो लोग मतलब अनसस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं एज कुकिंग फ्यूल, वो पिछले 30 सालों से 70 करोड़ पे अटकी हुई है वो जनसंख्या। मतलब सोचो 140 करोड़ अगर हम आज हैं तो 50% से ज़्यादा लोग ये चीज़ करते हैं, तो सोचो इसलिए इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो क्या इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है इसमें से गाइस? Rural people are giving up the use of polluting solid fuels due to their increasing awareness of health hazards। No, उसने बोला कि गरीब लोग, मतलब गांव में रहने वाले लोग ऐसे गिव अप कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल्स को। नहीं, गिव अप नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ रही है, बट वो नंबर इतना बड़ा है कि उसमें बहुत डिफरेंस, बहुत स्टार्क डिफरेंस है। सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंडोर एयर पोल्यूशन। कि अगर हम क्लीन कुकिंग फ्यूल्स को सब्सिडाइज कर दें तो इससे इंडिया इंडोर एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। ओके, पोटेंशियली देखते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। कि इंडिया को नेचुरल गैस का इंपोर्ट बढ़ा देना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनानी चाहिए। या एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्री मेच्योर डेथ्स इन पुअर हाउस होल्ड। यस, ये था सही आंसर। देखो, सब्सिडाइज करने से नहीं, इट्स मोर अबाउट अवेयरनेस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू टू बी डिस्कस। तो आई थिंक द राइट आंसर हियर वाज कि अगर लोगों के पास एक्सेस होगा कुकिंग गैस का, इट कैन रिड्यूस प्री मेच्योर डेथ्स इन पुअर हाउस होल्ड्स। कि इससे पुअर हाउस होल्ड्स में जो डेथ्स होती हैं उनको कम किया जा सकता है। तो दैट इज द राइट इन्फ्लुएंस दैट इज गिवन इन द पैसेज कि अगर क्लीन फ्यूल्स होंगे तो प्री मेच्योर हाउस होल्ड डेथ्स वो कम हो सकती हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। हमें एक इम्प्लीकेशन बताना है कि इस पैसेज से क्या इम्प्लीकेशन है। तो लेट्स रीड द पैसेज। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो हैज एवरी ग्रेट थिंग। वो क्या करेंगे, साइंटिफिक नॉलेज के अपने खुद के कुछ खतरे होते हैं, लेकिन वो तो हर अच्छी चीज़ के होते ही हैं। ठीक है, जैसे एटॉमिक पावर है, अब एटॉमिक से हम न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, पता नहीं कितने यूज़ करते हैं, लेकिन उससे बॉम्ब भी बनता है। राइट, तो वही चीज़ कह रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजर्स but so has everything great, every great thing, over and beyond the dangers with which it threatens the present, it opens up as nothing else can the vision of a possible happy world। कि भाई चाहे कितनी ही उसमें मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी ही चैलेंजेस क्यों ना हो, it has the potential to open up, a potential future, the vision of possible happy world। एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना है, साइंस के पास पोटेंशियल है उस चीज़ का कि वो एक हैप्पी वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, जिसमें गरीबी ना हो, विदाउट वॉर, लड़ाई ना हो, विद लिटिल इलनेस, और बीमारी बहुत कम हो। साइंस वट एवर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इट में हैव बाय द वे, के भाई इसके साथ कितने ही कॉन्सिक्वेंसेज क्यों ना आए, इन इट्स वेरी नेचर इट इज़ अ लिबरेटर। कि वैसे साइंस का काम एक लिबरेटर का है, आज़ादी देने का है, आज़ाद करने का काम करता है साइंस, लेकिन उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हम जैसे उसको यूज़ करते हैं। तो उसने ऑप्शन दिया था, अ हैप्पी वर्ल्ड इज़ अ ड्रीम ऑफ साइंस। के एक खुशहाल दुनिया साइंस का ड्रीम है। ओके, साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज ऑल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। ये एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं गाइस। अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस। के साइंस के बिना हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है यार कि ऐसे कुछ कहे कि साइंस के बिना दुनिया खुश रह ही नहीं सकती। नो, अगेन एक्सट्रीम ऑप्शन, एंड हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस। ये फिर वही नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। जो उसने कहा भी है, द विजन ऑफ अ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड, दिस इज व्हाट साइंस एंटेल्स विद इट। तो ये थे गाइज आपके आज के प्रैक्टिस पैसेजेस। अब मैं आपको दे रहा हूँ आज का, नहीं, एक और पैसेज करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। कल मैंने शायद आपको कहा था कल वाले सेशन में कि मैं कल आपको एक पैसेज अलग से कराऊंगा। तो चलो एक पैसेज और करते हैं, फिर इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा आज।
ठीक है। तो हमें इस पैसेज में एक इम्प्लीकेशन ढूंढना है। क्या इम्प्लीकेशन है इस पैसेज का? द आर्कटिक्स वास्ट रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि आर्कटिक जो ओशन है, ठीक है, अब वहाँ के जो रिजर्व्स हैं, मतलब जहाँ पे जो जमे रहते हैं बर्फ़ में फॉसिल फ्यूल्स, फिश एंड मिनरल्स आर नाउ एक्सेसिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन ईयर। कि वो क्या कह रहे हैं कि आर्कटिक के जो एरिया है वहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल के, फिश के, मिनरल के जो रिजर्व्स हैं वो अब ज़्यादा एक्सेसिबल है, ज़्यादा देर तक अवेलेबल है फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन ईयर, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बट अनलाइक अंटार्कटिका, लेकिन जैसे अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ, अंटार्कटिका अलग है, आर्कटिक अलग है, बट अनलाइक अंटार्कटिका विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय द अंटार्कटिक ट्रीटी फ्रेम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, Arctic is not subject to territorial claims by any country. There is no legal regime protecting the Arctic from industrialization. उसने वही बोला कि अंटार्कटिका तो जो कोल्ड वॉर में ट्रीटी हुई थी उसकी वजह से वो तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन आर्कटिक जो एरिया है ना उसमें कोई ट्रीटी नहीं है, तो वहाँ पे वो ओपन है, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसको, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। तो बट अनलाइक अंटार्कटिका विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय द अंटार्कटिक ट्रीटी फ्रेम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, आर्कटिक इज नॉट सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल क्लेम्स बाय एनी कंट्री, किसी कंट्री का इस पर कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है। एंड देर इज नो लीगल रिजीम प्रोटेक्टिंग आर्कटिक फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज। जहाँ पे अब दुनिया को ज़्यादा और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, वहाँ पे अगर कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पे कोई लीगल रिजीम नहीं है, कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, तो वहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन खतरनाक तरीके से होगा। द डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आइस फ्री समर, कि ये किस वजह से हो रहा है कि आइस फ्री समर, मतलब गर्मियों में आइस होती ही नहीं है, सब पिघल जाता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी अब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, द डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ice free summer has prompted countries with Arctic coastline to scramble for great chunks of melting ocean. तो उसने बोला कि जो जो देश आर्कटिक कोस्टलाइन के पास हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं वो मेल्टिंग ओशन के रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए टूट पड़ते हैं वहाँ पे। तो क्या इम्प्लीकेशन है? इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज, ये इम्प्लीकेशन है इस पैसेज का, कि इंडिया भी उसका फ़ायदा उठा सकता है, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंजेस इन जियोपॉलिटिक्स, यस, ये था असली बात, कि भैया समर आइस में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है वहाँ पे। द आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द वर्ल्ड्स फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि लोगों को और से और चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है रिसोर्स के। द आर्कटिक रीजन हैज़ मोर रिसोर्सेज देन अंटार्कटिका, illogical choice. The right answer here was option number B, that melting of summer ice in the Arctic leads to changes in geopolitics. चलो गाइज, तो आज हमने 4 पैसेजेस डिस्कस किए। अरे आज भी मैं होमवर्क पैसेज आपको देना भूल गया क्या? चलो गाइज, इस वीक कोई होमवर्क पैसेज नहीं है, मुझे लगा था ये शायद होमवर्क पैसेज होगा, बट कोई बात नहीं। चलो होमवर्क आप करते रहिए, आई थिंक एग्जाम नज़दीक आ ही रहा है तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीक होमवर्क पैसेजेस दूंगा। इस वीक आई थिंक मिस हो गए, बट कोई बात नहीं, मैं इतने वीक से दे रहा हूँ तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी करते हो। बट ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। बट गाइज, अगर आपको इसी तरह से एक्सट्रीम लाइट प्रेपरेशन प्रेपरेटरी कोर्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीसेट कोर्स, जिसमें आपको डे 1 पे सारी रिकॉर्डेड कंसेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्विज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलती हैं। टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं अलॉन्ग विद फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपके एग्जाम के सिमुलेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं और लाइव रिविजन क्लासेस हैं जो हम आपके साथ कंडक्ट करते हैं। सो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। द लिंक फॉर दिस कोर्स हैज़ बीन गिवन इन द description of the video, and there is a special discount going on, so go check out the course and get benefited from it. So chalo guys, that was it for today. I'll see you again next week. I hope these sessions will help you in your preparations and in your journey ahead. So guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. Till then guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. If you have any doubts, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at this address, that is hello@edutap.co.in. So that's our email ID. So I'll see you again next week guys. Till then, all the very best.